नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे, भले अमेरिका के साथ उसका समझौता हो जाए। बदले में आज ईरान ने 4 बार लगातार 4 राउंड मिसाइल फायरिंग की है इजराइल के ऊपर। और जिस तरह की तबाही देखने को मिली है, सारे सेंसर के बावजूद जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तबाही देखने को मिली है, एक बात क्लियर है कि इस बार ट्रंप के जाल में नहीं फंसने वाला ईरान। और जब तक कोई फाइनल समझौता नहीं हो जाता है, तब तक वो लगातार हमला करता रहेगा। मैं इस पर बात करूंगा, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं जिस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक अलग सी बात। कल ईरान की एम्बेसी ने, जो भारत में ईरान की एम्बेसी है, उसने एक क्यूआर कोड जारी किया और क्यूआर कोड जारी करके कहा कि यहां पर आप ईरान के लोगों की मदद के लिए पैसे दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जाएं और देखें कि ईरान की एम्बेसी के इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स क्या है। वो कमेंट्स देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर शिया सुन्नी मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, हिंदुओं ने जिस तरह से वहां पर जबरदस्त तरीके से योगदान दिया है अपने ईरानी भाइयों और बहनों के लिए, वो कमाल का है। एक पोस्ट मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूं। इस बंदे ने लिखा है, मैं मोदी का भक्त हूं और सब कुछ है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर जिस तरह से जबरदस्ती हमला किया है और बच्चों को मारा है, वहां सब कुछ किया है, मैं ईरान के साथ खड़ा हूं और ईरान को अपनी मदद दे रहा हूं। मैंने भी ट्विटर पर लिखा, फेसबुक पर लिखा, और वहां के कमेंट भी आप देख सकते हैं कि ईरान की मदद करने वाले में हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन हुए, इतने पैसे गए कि अभी आप करने जाएंगे तो शायद वो आपसे कहे कि डेंजरस है। कारण क्या है कि जब जरूरत से ज्यादा पेमेंट हो जाते हैं, लगातार 100, 200, 500, 1000 पेमेंट एक दिन में हो जाएंगे, तो शक हो जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो थोड़ी देर के लिए पेमेंट रोक देता है बैंक। शायद इसलिए इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड ईरान ने दिया है। इसको लेकर रख लीजिए और ईरान की मदद जब भी करना चाहें, इसी कोड के थ्रू कीजिए। ये ईरान की एम्बेसी का दिया हुआ कोड है। इसके अलावा आप देखिए, कश्मीर के भाइयों बहनों ने, कश्मीर के लोगों ने क्या जबरदस्त मदद की है ईरान की। महिलाओं ने अपने गहने दे दिए हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने कान का गहना निकाल कर दे रही थी। एक भाई ने अपनी गाड़ी बेच दी है ईरान के मदद के लिए। तो कश्मीर से लेकर पूरे भारत में ईरान के साथ जिस तरह से लोग खड़े हैं, वो कमाल की बात है। और ऐसी चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हजारों साल की जो हमारी दोस्ती है, उस दोस्ती के चलते ईरान के साथ एक दिली रिश्ता हम महसूस करते हैं और ईरान के साथ खड़े होते हैं। यह खबर मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, खासतौर पे यह बात कि ईरान के साथ जो हिंदू और मुसलमान भारत के हैं, सब खड़े हैं। यह धर्म के आधार पर मामला नहीं है। बहुत सारे लोग यह मामला ऐसे बना रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं। नहीं, केवल हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी आबादी खड़ी है ईरान के साथ। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुसलमान नहीं हैं, तो भी कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कुछ नहीं तो इतना लिखिए कि हम ईरान के साथ हैं। अब चलते हैं खबरों की तरफ। ईरान, अमेरिका, इजराइल की अभी तक जो लड़ाई चल रही थी, उसके सारे असरात जो आपको दिख रहे थे, वो मिडिल ईस्ट में दिख रहे थे। या तो गल्फ कंट्रीज पे हमला हो रहा था, या ईरान पर हमला हो रहा था, या इजराइल पर हमला हो रहा था। और ये हमले तो हो ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जो चौंका देने वाली खबर है। अमेरिका में वलेरो करके एक ऑयल रिफाइनरी है टेक्सास में, वहां पर विस्फोट की खबरें आई हैं और आग के वीडियोस आए हैं कि वहां पर आग लगी है। अब जब यह खबर आई तो उसके तुरंत बाद एक साहब ने अपडेट किया कि एक अरब अकाउंट से कई दिन पहले यह पोस्ट किया गया था कि टेक्सास की एक रिफाइनरी पर हमला होगा। और जो ही यह हमला हुआ, जो ही यह आग लगी है, उसके तुरंत बाद उस अकाउंट ने वो ट्वीट और बाकी सारे ट्वीट हटा दिए। अब आप देखिए, डिएगो गार्सिया में जो हमला हुआ था, याद कीजिए उसको, उस पर भी ईरान पर इल्जाम लगाया गया था कि ईरान ने हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको छापा था और इस बात का इस्तेमाल नेतन्याहू ने काफी किया था कि ब्रिटेन पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, यूरोप के लोगों को शामिल करने के लिए। बाद में पता चला यह फॉल्स फ्लैग है और शायद यह हमला इजराइल ने किया है। सवाल यह उठता है, यह सवाल मैं यहां छोड़ रहा हूं कि कहीं
अमेरिका के टेक्सास की रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है वो भी तो फॉल्स फ्लैग नहीं है अमेरिका को यह मैसेज देने के लिए कि ईरान तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता है? अगर यह फॉल्स फ्लैग है तो यह फॉल्स फ्लैग कौन कर सकता है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, कर लीजिए। और जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा और इसके अलावा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आपका मेंबर बनना, हमारी फैमिली का मेंबर बनना, TCH की फैमिली का मेंबर बनना हमें बहुत ताकत देता है। ईरान की जो ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज हैं वो 3 हैं। एक तो इरना, दूसरी तस्नीम और तीसरी प्रेस न्यूज। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी छपता है तो उसको आप ईरान का ऑफिशियल स्टैंड नहीं मान सकते हैं। कारण यह है कि आजकल ट्विटर पर, जब से ट्विटर पैसा देने लगा है, अकाउंट्स की बाहर आ गई है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जाने कहां कहां के लोग ईरान का झंडा लगाकर अकाउंट बनाते हैं और कुछ भी लिखते हैं। कालिबाफ ने यह कह दिया, अराक्ची ने यह कह दिया, फला ने यह कह दिया, ईरान ने यह कह दिया। भाई, आपके कहने से नहीं कह दिया। ये बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो कहते हैं या तो इनके ट्विटर अकाउंट पर आता है और या फिर जिन 3 एजेंसीज का मैंने नाम लिया ईरान की, एक ऑफिशियल इरना और 2 सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी और प्रेस न्यूज, यहां पर जो खबरें आती हैं उसको माना जाना चाहिए। यह बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कालिबाफ साहब को लेकर बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं। कालिबाफ पुराने नेता हैं, तेहरान के मेयर रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं उनको, कोई कल पैदा नहीं हुए हैं और उनको लेकर दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। एक साहब तो यहां तक कह गए कि वो पाकिस्तान एक बार हो आए हैं, उनको उठाकर पाकिस्तान ले जाया गया था और वहां पर बातचीत हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं JD वांस से ही बात करूंगा। अजीब अजीब बातें हो रही हैं। मतलब कहां से यह खबर आपके पास पहुंच गई? आपके पास आसिम मुनीर ने फोन किया था या फिर सीधे कालिबाफ से आपकी बात हो रही है या कुशनेर और विटकाफ से आपकी बात हो रही है? ये सब खबरें, बहुत सारी इस तरह की खबरें इजरायली मीडिया और इजराइल का जो पालतू मीडिया है वो चला रहा है। चाहे वो बराक राविड हो या इस तरह के तमाम लोग हों, वो ऐसी खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबरों के पीछे कोई सच्चाई फिलहाल सामने नहीं आई है। आप कालिबाफ का बयान देखिए प्रेस टीवी पर, वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं रह गया है, बीच का कोई रास्ता नहीं रह गया है। और वो रिफर कर रहे हैं गजा की एक कहानी अभी हाल की, जहां पर एक छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को टारगेट किया गया था, टॉर्चर किया गया था IDF के लोगों द्वारा। उन्होंने कहा कि एक टॉडलर को, एक पहिया पहिया चलने वाले बच्चे को जो लोग टॉर्चर कर सकते हैं, या तो आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। आप कोई बीच का रास्ता नहीं ले सकते। या तो आप इजराइल के खिलाफ हैं और अगर खिलाफ नहीं है तो आप इजराइल के साथ हैं। ये बात कह रहे हैं कालिबाफ और बाकायदा प्रेस टीवी पर यह बात पब्लिश होती है। कालिबाफ ने इसके अलावा भी जो बयान दिया है, उनका अपना ट्विटर हैंडल देखिए। उन्होंने साफ साफ कहा है इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और उसी के बाद राइटर्स यह खबर छापता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों का नया हमला किया है और ट्रंप की खबर को फेक न्यूज बताया है। यानी फिलहाल आप मान लीजिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कल की अगर बात करूं तो जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अराक्ची, जो शायद इस समय दुनिया के सबसे बिजी आदमी होंगे, उन्होंने टर्की के विदेश मंत्री से बात की है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है, उन्होंने इजिप्ट के विदेश मंत्री से बात की है और उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री से बात की है। तो बातें लगातार चल रही हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन पर्दे के सामने मामला बहुत क्लियर है कि ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं और अगर उन शर्तों पर बात करने के लिए तैयार होगा अमेरिका तो बात होगी और नहीं तो जंग चलती रहेगी। आज जो मैंने आपको बताया कि आज सुबह जो 4 राउंड की फायरिंग हुई है, 4 राउंड की फायरिंग हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, 4 बराज जो चले हैं मिसाइल के, एक के बाद एक 4 लहरें चली हैं मिसाइल की तेल अवीव और हैफा के ऊपर। अब आप देखिए इसका कारण क्या हो सकता है। पहली बात तो ईरान ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि हम जंग में पीछे नहीं हटे हैं। दूसरी बात यह कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जंग जारी है,
अमेरिका को समझौता करना है तो करो। हालांकि उसके बाद उसके कई बयान आए और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका से मैसेज मिलने के बाद उसने अपने सारे अलायंस पार्टनर की और मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई है और शायद इस समय वो मीटिंग चल रही हो। जब बात बाहर आएगी तो उस पर बात किया जाएगा कि क्या बात आई। यह भी कहा गया कि जेडी इवान से बात हुई है नेतन्याहू की और उसके बाद नेतन्याहू ने यह कहा है कि जो बातचीत होगी उसमें इजराइल का ख्याल रखा जाएगा। उस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं पहले ही एक वीडियो में। तो पर्दे के पीछे की हलचलों के बारे में मैं बता रहा था। ईरान ने आज हमला क्यों किया? कल जिस तरह का हमला हुआ है, कल क्या बल्कि कहें कि आधी रात में जिस तरह का हमला हुआ है, जिसमें खुर्रम शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें तेहरान को निशाना बनाया गया और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मारा गया। आप सोचिए, एक बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, एक कमरे में या एक घर में वो रहता है और उसके चलते पूरे अपार्टमेंट के ऊपर मिसाइल मारी जाती है जिसमें 50 लोग मर जाते हैं। उसका बदला लेने के लिए ईरान ने आज सुबह यह हमला किया है। एक और वजह हो सकती है। देखिए, बातचीत की बात ट्रंप जरूर कह रहा है, लेकिन केवल 5 दिन तक पावर सेक्टर पर हमला नहीं होगा, यह उसने कहा है। बाकी अमेरिका की तैयारी पूरी चल रही है। सुबह भी मैंने यह सवाल उठाया था कि यह धोखा हो सकता है और मुझे मालूम है कि ईरान अब धोखा नहीं खाएगा। ईरान को पता है कि जब भी इस तरह की बातचीत होती है, पीठ में छुरा भोंका जाता है, अचानक एक बड़ा हमला कर दिया जाता है। अमेरिका की पूरी तैयारी चल रही है। 2500 मरीन्स आ चुके हैं उनके। इसके अलावा 2000 पैरा ट्रूपर्स के आने की बात है ताकि आसमान से उतर सकें ईरान की धरती पर। ईरान तो इंतजार कर रहा है कि भैया उतरो हमारी धरती पर, फिर देखो क्या मजा आता है। लेकिन अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जितनी तैयारी कर सकता है। इसलिए जंग की संभावना ईरान जानता है कि पूरी बनी हुई है और अगर जरा सा भी वो झुकता हुआ नजर आया तो ये लोग उसको दबाकर खत्म कर देंगे। यही वजह है कि आज सुबह 4 बराज मिसाइलों के तेल अवीव और हाइफा के ऊपर चले। अब इसमें बताया यह जा रहा है कि कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया। हाइफा आप जानते हैं उनकी पोर्ट सिटी है, जहां पर हमारे अडानी साहब ने ठेका लिया हुआ है। अडानी साहब का वहां पर प्रोजेक्ट है। हाइफा जो आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर हमला जो किया गया है वो पावर सेक्टर पर हमले के जवाब में किया गया है। बताया गया है कि अगर तुम हमारे पावर सेक्टर को हिट कर सकते हो, इशारा कर रहे हो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मारकर या खुर्रम शहर को मारकर या हमारी गैस मैनेजमेंट की बिल्डिंग को मारकर, अगर तुम ये इशारा कर रहे हो कि तुम कर सकते हो हमारे पावर सेक्टर पर हमला, तो हम हाइफा पर निशाना लगाकर, हाइफा के पास एक जगह है नेशर, वहां पर यह हमला हुआ है, तो हम वहां पर हमला लगाकर तुम्हें यह बता रहे हैं कि हम भी हाइफा का आयल पोर्ट पूरा का पूरा जला सकते हैं। आधा तो जला ही चुके हैं। हाइफा पर जो हमला हुआ था 25 तारीख को, उसमें हाइफा में अच्छी खासी आग तो लगी ही थी। बचा खुसा जो है उसको भी साफ कर सकता है ईरान। ये बात बहुत साफ की है ईरान ने। उसके अलावा तेल अवीव के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि जहां हैंगर है इनका, जहां पर इनकी जहाजें खड़ी रहती हैं, वहां पर हमला हुआ है। और यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इन हमलों में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है, उनको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आग की खबरें हैं, जबरदस्त आग लगी हुई है। ढेरों बिल्डिंग्स एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं। लोकल लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। ढेरों बिल्डिंग्स पूरी की पूरी तबाह हो गई हैं। कई लोगों ने इंपैक्ट का वीडियो बनाया। वो अपने घर में बैठे थे जब पास में कोई बिल्डिंग तबाह हुई और उनके घरों के शीशे टूट गए और बाकी सारा कुछ हो गया। तो इजराइल को बिल्कुल जिस तरह से तेहरान पे वो हमला करके घरों को गिरा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया गया है। सुबह मैंने आपको बताया था कि वहां अली लारियानी की जगह जो मोहसिन रजाई साहब आए हैं, उनका बयान आया था कि अब मामला सिर्फ आंख के बदले आंख का नहीं रह गया है। अगर तुम आंख लोगे तो हम तुम्हारा हाथ, पांव, शरीर, चेहरा सब ले लेंगे। यानी जितना तुम हमला करोगे उसका कई गुना हम हमला करेंगे। और तेल अवीव की जो तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इसी बात की सबूत है कि ईरान अब नो होल्ड बार वाली कंडीशन में है। अब कोई रेड लाइन नहीं है, कोई रोक नहीं है। जैसे हमले करोगे वैसे पलट के हमले होंगे। इसके अलावा बहरीन में जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आई हैं। 2 तस्वीरें आप एक के बाद एक देखेंगे। एक तरफ आप देखेंगे हमले के पहले जो अमेरिका के रडार लगे थे उनकी क्या कंडीशन थी, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमेरिका के रडार किस तरह ईरान ने प्रिसाइज हिट करके उड़ा दिए हैं।
दो जगहों पर बहरीन के अंदर जो अमेरिका के राडार थे, वो राडार ईरान ने सुबह सुबह उड़ाए हैं। कुवैत का मैंने बताया था कि कुवैत के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद काफी देर तक कुवैत अंधेरे में डूबा रहा। ये सारे हमले एक पैटर्न के साथ हैं। अमेरिकन इंस्टॉलेशंस, अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन रडार, अमेरिकन जहाज, ये सब निशाने पे हैं। इजराइल के अंदर तो सब कुछ निशाने पर है और अरब मुल्कों के अंदर चूंकि हमला किया गया है ईरान के पावर सेक्टर के आसपास, तो अरब मुल्कों के अंदर अमेरिकन बेसिस के साथ साथ पावर सेक्टर के आसपास हमला करके यह बताया गया है कि अगर पावर सेक्टर पर हमला होगा तो पूरे अरब वर्ल्ड का पावर सेक्टर खतरे में आ जाएगा। तो ईरान की टैक्टिक्स बहुत क्लियर है कि ठीक है, आप बातचीत करना चाहते हैं, पर्दे के पीछे बातचीत होगी, हम भी तय करेंगे, अपनी शर्तें रखेंगे और उसके हिसाब से बातचीत होगी। अगर आप हमारी शर्तें मानते हैं तो ठीक है, जंग रुक जाएगी, आपके साथ जंग रुक जाएगी। इजराइल अगर रोकेगा तो ठीक है, और इजराइल अगर नहीं रोकेगा तो हम इजराइल के साथ जंग जारी रखेंगे। अगर आपके साथ जंग खत्म हो जाती है और अरब कंट्रीज इजराइल की मदद नहीं करती हैं, तो हम अरब कंट्रीज के ऊपर हमला करना बंद कर देंगे, और अगर वो इजराइल की मदद करती हैं तो अरब कंट्रीज पर भी हमला होता रहेगा। यह बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, 5-6 मांगे ईरान ने रखी हैं। जरूरी नहीं है सारी मांगे पूरी पूरी मान ली जाए, कुछ मांगे थोड़ी मानी जा सकती हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं जिस पर वो बिल्कुल आप कह सकते हैं बजिद है, मुतमईन है कि वो मांग तो हमें पूरी करानी है। जैसे होर्मुज के ऊपर कंट्रोल, होर्मुज के ऊपर अब उसको कंट्रोल चाहिए। इतने बरसों तक इतने प्रतिबंधों, सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने कभी होर्मुज में कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, लेकिन अब वो इस बात के लिए मुतमईन है कि होर्मुज से अगर आपकी जहाज निकलनी है तो आपको उसका टाल देना पड़ेगा। दूसरा, आपने सिविलियन फैसिलिटीज पर, बाकी सारी जगहों पर हमला करके जो हमारा फाइनेंशियल नुकसान किया है, वो नुकसान आपको भरना पड़ेगा, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अब मैंने सुबह कहा था कि इस मुआवजे की रसीद हो सकता है अरब मुल्कों पर ही कटे, अब वो अलग बात है, लेकिन मुआवजा तो देना पड़ेगा। तीसरी बात कि आगे से हमारे ऊपर कोई हमला ना हो, यह तय करना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि ईरान के ऊपर दोबारा कोई अटैक ना हो। ये कम से कम 3 शर्तें ऐसी हैं, और एटॉमिक के मामले में ये कि पीसफुल एटॉमिक डेवलपमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। साथ में वो सैंक्शन हटाने की भी मांग करेगा कि कम से कम सेकेंडरी सैंक्शन जो लगे हैं वो हमारे ऊपर से हटा दिए जाए। अगर इतना होगा तब तो ईरान लड़ाई रोकने के लिए मानेगा, वरना ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार बैठा हुआ है। ईरान इस बात के लिए तैयार बैठा हुआ है कि अमेरिका के सैनिक आए और वहां की जमीन पर लड़ाई लड़े, कब्जा करने की कोशिश करें खार को, और उसके बाद जमीन पर जो लड़ाई होगी वो अमेरिका को शायद अफगानिस्तान की या फिर उससे भी ज्यादा याद दिला सकती है वियतनाम की। इस बात के लिए ईरान बजिद है। दुनिया के हक में तो यही है सबसे अच्छा कि जो बातचीत का कम से कम मामला सामने आया है वो बातचीत आगे बढ़े और शर्तें मानकर कहीं रुक जाए। वरना एक बात आप क्लियर कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, और ये हालात दुनिया में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे अगर ये जंग बढ़ती चली जाएगी। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का आप देखें तो अमेरिका और इजराइल को छोड़कर ज्यादातर मुल्कों को ईरान ने धीरे धीरे इजाजत देना शुरू कर दिया है कि अपनी जहाज लेके जाओ। अब बदले में वो $2 मिलियन वसूल रहा है कि नहीं वसूल रहा है ये कोई नहीं जानता। ईरान की तरफ से कई बार यह बयान आया है कि ऐसी कोई वसूली नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह वसूली हो रही है। अगर हो भी रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बावजूद अगर जहाजें निकल जाएं तो भी बहुत अच्छा है। और ईरान की इस पूरी लड़ाई में एक मजेदार किस्सा इराक का है। इराक को तो लगभग ईरान ने आजाद करा ही दिया है। नाटो की पूरी सेना वहां से जा चुकी है। अमेरिका उस मिलिशिया से, जो इराकी मिलिशिया है कताइब हिजबुल्लाह, उससे कह रही है कि 24 घंटे का वक्त दो ताकि हम यहां से निकल सकें। वहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है पीएमक्यू। पीएमक्यू के बारे में बताऊं कि यह एक ऐसा ग्रुप बना था जिसका काम आईएसआईएस का मुकाबला करना था, और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट के साथ ही यह मर्ज हो गया। यानी पीएमक्यू जो है वो एक तरह से इराकी गवर्नमेंट की संस्था है। कल अमेरिका ने उसके हेडक्वार्टर पर हमला किया है और तकरीबन 15 लोगों को मारा है। इस बात पर इराक गवर्नमेंट बेहद नाराज है, लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि इराक से तो अमेरिका का निकलना लगभग तय हो चुका है। तो इस जंग के असरात कहां कहां कैसे कैसे फैल रहे हैं आप नहीं जानते। कल सीरिया के एक अमेरिकन अड्डे पर हमला हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो इराक की मिलिशिया ने किया है।
तो कोई भी इस जंग से बाहर रहना चाहेगा, रह नहीं पाएगा अगर उसके यहां अमेरिका के अड्डे हैं। तो फिलहाल ये हालात हैं कि जंग चल रही है और कायदे से चल रही है। फिलहाल ये हालात है कि अमेरिका 100 बार कह चुका है, ट्रंप 100 बार कह चुका है कि ईरान खत्म हो गया, ईरान डेड हो गया, उसके सारे हथियार खत्म हो गए, मिसाइलें उसके खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, और ईरान लगातार नई नई मिसाइलों से हमला कर रहा है। और इजराइल जिसको अपने आयरन डोम पर, थार्ड पर, पेट्रियाट पर बहुत ज्यादा गरूर था, वहां सीधे जमीन पर हिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सारा एयर डिफेंस सिस्टम वहां बेकार साबित हो रहा है। अब यह बातचीत का मामला कहां तक पहुंचता है, जंग कितनी और तेज होती है, यह सब देखने वाली बात होगी। हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी और अपडेट क्लियर करने के बाद तुरंत खबर आते ही हम नहीं भागते हैं शूट करने, हम पहले उसको थोड़ा पचाते हैं, देखते हैं उसके क्या असर हो रहा है। इसलिए हमारे वीडियो, मैंने पहले भी कहा है कि सबसे तेज नहीं होते हैं, सबसे सही होने की कोशिश हम जरूर करते हैं, और आप लोग इसमें हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, वीडियोस को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। ये हमारे लिए बेहद सुकून की बात है। आप हमारे साथ बने रहिए, सबसे सही खबरों को देने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।